हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स। तो दोस्तों, क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स होगा और फिजिक्स में हम लोग दोस्तों न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। यानी तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक दोस्तों छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, आज का जो पहला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दो बिहार बोर्ड में 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों दोस्तों प्रश्न जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। कराए एक आवेश निकाय के कारण एसआई पद्धति में विद्युत विभव V बराबर, यानी V का मान दे रखी है, विद्युत विभव का मान 3+2x, 3+2x है। हो तो x बराबर 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, V का पहले मान दे रखी है, तो V का मान दे रखी है तो मैंने V का मान रख देगा। अब दोस्तों ज्ञात क्या करना है, विद्युत क्षेत्र यानी E वेक्टर का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ई वेक्टर का मान क्या करना है आपको दोस्तों, ज्ञात करना है। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू वाट लिख लेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं ई वेक्टर बराबर क्या होता है, ध्यान समझिएगा, माइनस डीवी बटा में डीएक्स। ये वाला सूत्र मैंने आप लोग को प्रूव किया था थ्योरी में, ऑफलाइन के क्लास में। दोस्तों तो ई बराबर माइनस डीवी बटा में डीएक्स है। तो ई बराबर, ध्यान समझिएगा, ई बराबर माइनस है डीवी। इसका मतलब दोस्तों ये वाला जो है ना, पहले माइनस लगाना है, डी लगा देना और भी का मान यहां से आपको रखना है। तो क्या हो जाएगा, 3+2x। क्लियर, बटा में क्या है, डीएक्स है। इसका मतलब यक्स के सापेक्ष आपको अवकलन अब करना है इसी में। दोस्तों तो ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, इसका अगर कोष्टेंट का अवकलन करिएगा तो क्या हो जाएगा, कोष्टेंट का अवकलन 0 होता है, तो दोस्तों 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। दो को कर लीजिएगा बाहर और यहां पर हो जाएगा dx बटा में dx। क्लियर यहां तक। अब दोस्तों ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, dx बटा में dx का मतलब क्या होता है, यानी e बराबर -0 -2 गुणे dx बटा में dx का मान क्या होता है, dx बटा में dx का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 रख लीजिएगा। यानी e का मान क्या हुआ दोस्तों, यहां पर हो जाएगा -2। तो e का मान क्या आपको पता चला, -2 आपको पता चला। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। आपसे पूछा क्या था, विद्युत क्षेत्र, यानी ई बराबर, ई वेक्टर बराबर क्या लिख दीजिएगा, -2 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आइए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर दोस्तों 2 है, ध्यान समझिएगा। करा एक 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध निकाले। 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों देखिए, तार की लंबाई आपको नहीं पता है ना, तो तार की लंबाई क्या करिएगा दोस्तों, मान लीजिएगा। तो लिखिएगा, माना कि तार की लंबाई, तार की लंबाई क्या होगी दोस्तों, L हो जाएगी। तार की लंबाई L तथा क्या हो जाएगा दोस्तों, आयतन, तथा आयतन क्या है, हो जाएगा V। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दोस्तों, अगर आप क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल A। क्लियर। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक तार है, क्लियर, ये तार है, L लंबाई का तार है, ध्यान समझिएगा। इसकी लंबाई क्या है दोस्तों, L है। अगर इसकी लंबाई L है तो इसके लंबाई को दुगुना कर दिया जाए। दुगुना का मतलब दोस्तों क्या, 2L कर दिया जाए। इसकी लंबाई को 2L कर दिया जाए तो ध्यान समझिएगा, 2L अगर इसकी लंबाई को किया जाएगा वही तार को, तो क्या होगा, इसका दोस्तों क्षेत्रफल जो है, इसका अगर A है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे होंगे बात को। अगर लंबाई को आप दुगुना करते हैं तो क्षेत्रफल तो को घटाना पड़ेगा, अगर क्षेत्रफल जो वही होगा तो लंबाई भी वही होगी। क्लियर,
समझ रहे हो? क्योंकि दोस्तों आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो लंबाई सॉरी आयतन जो होता है भी बराबर क्षेत्रफल गुणे लंबाई होता है। नहीं अगर पता चलता है दोस्तों, अच्छे से नहीं समझ पाते तो देखिए इधर आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसे तो लिख सकते हैं। और लंबाई गुणे चौड़ाई को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल ही तो कहते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल गुणे लंबाई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। इसलिए आप प्रतिरोध बराबर क्या लिखिएगा? लिखिएगा रो इंटू एल का स्क्वायर बटा में भी। क्लियर? यानी भी बराबर मैंने क्या लिख दिया दोस्तों? एक एल का इसमें गुणा कर दिया है। नहीं समझ रहे होंगे तो अच्छे से यहां पर समझिएगा दोस्तों, और करके एल बराबर आप रो इंटू एल बटा में आप ए लिख सकते हैं। क्लियर? अगर यहां पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहां पर मैंने किया क्या है? एल स्क्वायर लिखा है बटा में भी, यहां पर एल का एक गुणा कर देगा और यहां पर दोस्तों एल का नीचे भी गुणा कर देगा, तो मान में ऐसे कोई अंतर नहीं होगी। यानी आर बराबर क्या हो जाएगा? रो इंटू एल में एल का गुणा होगा तो क्या होगा? एल स्क्वायर। और भी में ए क्षेत्रफल ए में और लंबाई में गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल और लंबाई में, देखिए क्षेत्रफल और लंबाई में गुणा करिएगा तो क्या होगा? आयतन होगा, यानी भी। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों किया क्या है? कह रहा है कि उसकी लंबाई को क्या कर दिया जाता है? दुगुना कर दिया जाता है। यानी जो लंबाई एल है तो उसका लंबाई क्या हो जाएगा? अब दुगुना हो जाएगा। तो यानी आर डैश बराबर रो इंटू एल क्या हो जाएगा दोस्तों? 2l हो जाएगा। तो 2l का स्क्वायर अब बटा में क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर हो जाएगा दोस्तों आर डैश बराबर रो इंटू 2 का स्क्वायर 2 दूना के 4, एल का स्क्वायर तो एल बटा में भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो 4 है ना गुणा में है, तो इसको इधर लिख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इधर लिखिएगा तो गुणे में होगा, इस वाले को सटा दीजिए। इस तरह से आप देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर यानी यहां पर हो जाएगा दोस्तों, यानी यहां पर हो जाएगा दोस्तों आर बराबर है ना रो 4 गुणे रो गुणे एल का स्क्वायर अब बटा में भी। ठीक है? यानी आर बराबर 4 गुणे रो, यहां पर ये रो है दोस्तों, ठीक है, गुणे एल का स्क्वायर अब बटा में भी। अब रो गुणे एल का स्क्वायर बटा में भी का मान क्या है? देखिए ध्यान से, आर है और आर का मान यहां पर दे रखी है क्या? 16 ओम। क्लियर? तो यहां पर बस आर डैश बराबर लिखिएगा 4 गुणे इस वाले को आर लिखिएगा, इस वाले को क्या लिखिएगा? आर। तो आर का मान क्या है दोस्तों? 16 है, तो 16 लिख दीजिएगा। क्लियर? यानी आर डैश बराबर 16 चौके 64 ओम हो जाएगा। यानी नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों? 64 ओम का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए तो एक प्यारा सा जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा दिए गए चित्र में P और Q के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए यदि C1 बराबर C3 बराबर C4 बराबर C5 बराबर 4 माइक्रोफैराड और C2 बराबर दोस्तों 10 माइक्रोफैराड है। ये 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। पहले इसे आपको समझना होगा दोस्तों, ये जो डायग्राम है इसे आपको अच्छे से समझना होगा। क्लियर? समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। इस वाला बिंदु पर आप ध्यान से समझिए और इस वाला बिंदु को ध्यान से देखिए। ये दोनों बिंदुओं के बीच एक कैपेसिटर है, यानी एक संधारित्र है दोस्तों C2, जिसका यहां पर दिया है 10 माइक्रोफैराड। क्लियर? यानी जिसका मान 10 माइक्रोफैराड है। अब यहां पर देखिए दोस्तों C1 है और यहां पर देखिए ध्यान से C4 है। ठीक है? यहां पर देखिए दोस्तों C3 है और यहां पर C5 है। अगर C1 बटा में C4 बराबर दोस्तों C3 बटा में C5 अगर दोस्तों बराबर होता है तो C2 का मान 0 हो जाएगा। यानी C1 बटा में C4 बराबर C3 बटा में C5 अगर बराबर होता है अनुपात में, तो दोस्तों यहां पर C2 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? यानी इसके बारे में किसने बताया था दोस्तों? तो वी टी स्टोन ने बताया था प्रतिरोध के लिए।
कि R1 बटा में R2 बराबर R3 बटा में R4, यानी R5 का मान क्या होता था दोस्तों? 0। जब कब होता था? जब ये दोनों बराबर होते थे। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब इसके फिगर को हम, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा, ये जो C2 है, यानी C2 कैपेसिटर क्या है? बीच में है। C2 कैपेसिटर क्या है दोस्तों? बीच में है, इस तरह से। ठीक है, ये जो है C1 है, ये जो है C1 है। तो C1 कैपेसिटर, ध्यान समझिएगा दोस्तों, C1 कैपेसिटर इस तरह से है। यानी मैंने इस वाला बिंदु को, ध्यान समझिएगा, इसको आप मान लीजिए A और इसको B मान लीजिए। यहां पर आप दोस्तों लिख दीजिएगा A, यहां पर B हो गया और यहां पर A, यानी ये C1 हो गया और ये C2 कैपेसिटर। ये दोस्तों कौन सा कैपेसिटर है? तो ये हो जाएगा C4 कैपेसिटर। ठीक है, और यहां पर बिंदु P। इसी तरह से सेम डायग्राम इधर भी बनेगा दोस्तों। इस कैपेसिटर को ध्यान से देखिएगा, ये बिंदु Q हो जाएगा। यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये वाला हो जाएगा C3 और ये वाला हो जाएगा C5। क्लियर? इस तरह से डायग्राम बनेगा, यानी C2 का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। C2 का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? तब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम क्या करेंगे। जब ऐसा डायग्राम में बीच वाले कैपेसिटर या बीच वाले प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है, तो हम दोस्तों कैपेसिटर के अकॉर्डिंग, कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटर के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे, संधारित्र ये प्रतिरोध होगा तो प्रतिरोध के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे। क्लियर? तो ये देखिए कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के अकॉर्डिंग इस तरह से डायग्राम को जोड़ेंगे दोस्तों। क्लियर? अब यहां पर ये P है और यहां पर Q है। तो देखिए यहां पर कितने माइक्रोफराड है? तो 4 माइक्रोफराड है। यहां पर भी 4 माइक्रोफराड है। यहां पर भी दोस्तों 4 माइक्रोफराड है और यहां पर भी 4 माइक्रोफराड है। क्लियर? और इसका मान 0 हो गया यहां पर देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, ये जो है ना, इस वाले डायग्राम को देखिए, ये जो है P से अगर Q की ओर जा रहा है तो ये श्रेणी क्रम में हो रहा है। दोनों कैपेसिटर श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कैपेसिटर के लिए दोस्तों क्या बताया गया? रूल बताया गया है कि जब भी कैपेसिटर श्रेणी क्रम में होगा, क्या होगा दोस्तों? श्रेणी क्रम में होगा। तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, श्रेणी क्रम में होगा कैपेसिटर तो हो जाएगा 1/में C इक्विवेलेंट बराबर 1/में C1 प्लस 1/में C2। तो हो जाएगा इसका मान 1/4 प्लस 1/4। तो हो जाएगा दोस्तों, लॉसो लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 को जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 2/4 पलट दीजिएगा तो हो जाएगा 1/2, यानी 2 माइक्रो फैराड होगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अब ये दोनों कैपेसिटर को हटाकर डायग्राम में आप चाहिएगा तो इस तरह से एक डायग्राम में आप बना सकते हैं। इस तरह से ध्यान समझिएगा दोस्तों, इस तरह से, यानी ये 2 माइक्रोफराड का हो जाएगा और इसी तरह से इसको भी हम जोड़कर देखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 ही माइक्रोफराड का होगा। पहले देख लेते हैं, 1/में C इक्विवेलेंट बराबर 1/4 प्लस 1/4 क्या कर लेंगे? लॉसो कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2/4 को पलट देंगे तो हो जाएगा 1/2, कटा देंगे तो 1/2 और पलट देंगे तो 2 हो जाएगा माइक्रोफराड। ये भी 2 माइक्रोफराड हुआ। यहां पर दोस्तों P है और यहां पर Q है। अब कर क्या रहा है दोस्तों? P और Q के बीच में क्या निकालना है? समतुल। आपको क्या निकालना है? समतुल। आपको, है ना, धारिता निकालना है। समतुल आपको धारिता, यहां पर ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों लिखिएगा P और Q के बीच समतुल धारिता। ठीक है, तो हो जाएगा क्या? C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। क्योंकि ये दोस्तों समांतर क्रम में हो गया तो समांतर क्रम का लॉजिक होता है C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 होता है। तो 2 माइक्रोफराड प्लस 2 माइक्रोफराड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 माइक्रोफराड
फराड हो जाएगा। यही आपका दोस्तों आंसर होगा। ये 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।